भगवान के नाम पे कुछ दे दो साहब, एक हफ्ते से कुछ नहीं खाया। ए साहब, ए कुछ दे दो ना साहब। साहब भगवान आपका भला करेगा साहब। ओहो, सुबह सुबह तेरी मनहूस सूरत देख ली, अब क्या भला होगा मेरा। ले पकड़, और अब भगवान के लिए पीछा छोड़ मेरा। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी जेब से निकाले हुए 5 रुपए भीखू को पकड़ाए और वहाँ से तेजी के साथ निकल गया। और भीखू काफी देर तक उन 5 रुपयों को देखता रहा और फिर आसपास नजर घुमाते हुए सोचने लगा, 5 रुपए, इसमें क्या आएगा। वो सामने पराठे वाला खड़ा है, उसके पास जाता हूँ। फिर भीखू अपनी जगह से उठा और सड़क की दूसरी तरफ खड़े एक ठेले पर गया। ठेले पर एक आदमी गरम गरम आलू के पराठे सेक रहा था, जिन्हें देखकर भीखू की भूख और भी बढ़ गई। उसका मन कर रहा था कि वो तुरंत पराठों पर टूट पड़े, लेकिन फिर भी किसी तरह खुद को संभाले वो वहाँ खड़ा रहा। जब पराठे वाले की नजर उस पर पड़ी तो उसने गुस्से से कहा, यहाँ क्यों खड़ा, चल रास्ता छोड़, कहीं और जाके हाथ फैला चल। भैया मुझे पराठा खाना है। ये लो, मेरे पास पैसे भी हैं। ये तो बस 5 रुपए, इतने में नहीं मिलता यहाँ कुछ। एक पराठा पूरे 10 रुपए का, समझा। जा, जब पूरे पैसे हो तब आना जा। भैया पर आधे पैसे तो है ना मेरे पास, तो आधा पराठा ही दे दो, बहुत भूख लगी है भैया। अच्छा, और फिर बचे हुए आधे पराठे का मैं क्या करूँगा, है? यहाँ कोई ग्राहक आधा पराठा नहीं खरीदता, समझा। तो भैया फिर पूरा पराठा ही दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। भीखू ने इतनी बेबसी से ये बात कही थी कि उस पराठे वाले को भीखू पर दया आ गई और उसने 5 रुपए लेकर उसे पूरा एक पराठा खाने के लिए दे दिया। बस भीखू को यही तो चाहिए था। भीखू ने सिर्फ आधा पराठा ही खाया और बचा हुआ पराठा अपने झोले में डालकर वहां से चल दिया। यही भीखू की जिंदगी थी। कभी कुछ खाने को मिल जाए तो उसे भगवान का चमत्कार मानकर वो खुश हो लेता था, और जब नहीं मिलता तो उसे भी भगवान की दी हुई सजा मानकर रह लेता। उसे किसी से कोई शिकायत नहीं थी। भीखू एक पैर से लाचार था और उसका एक हाथ भी जन्म से ही नहीं था। उसकी इस हालत को देखकर कोई भी उसे काम पर नहीं रखता था। परिवार के नाम पर भी भीखू के पास कोई नहीं था, सिवाय कुछ उन बच्चों के जो उसी की तरह अपाहिज थे और भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे। भीखू को जब कभी भीख में कुछ मिलता वो उसे उन बच्चों के साथ जरूर बांटता था। ले भाई राजू, ये तेरा, और मन्नू तू ये ले, और रीना ले, तू भी ले। भैया ये मन्नू का टुकड़ा मेरे टुकड़े से बड़ा है। हाँ तो क्या हुआ, खाने देना उसे, और तू चिंता क्यों करता है। भगवान ने चाहा तो कल और कुछ मिल जाएगा, और क्या पता आज से ज्यादा ही मिल जाए। भीखू की बात सुनकर वो तीनों बच्चे मुस्कुरा दिए और फिर चैन की नींद सो गए। भीखू के जैसे ये बच्चे भी अनाथ थे, लेकिन फिर भी अकेले नहीं थे। इनमें से जब कभी किसी को भी भीख मिलती तो उसे आपस में जरूर बांटते थे। बस इसी तरह इनकी जिंदगी चले जा रही थी। फिर एक दिन, साहब साहब भगवान के नाम पर कुछ दे दो साहब। अब क्या चाहिए तुम्हें? अब जो आपकी इच्छा हो साहब, पैसे, खाना, कपड़े, कुछ भी दे दो साहब, इस गरीब का भला हो जाएगा। अभी रुको, मैं बाहर आकर तुमसे बात करता हूँ। इस आदमी का नाम राजेश था, जो देखने से ही काफी अमीर लग रहा था। असल में राजेश शहर का एक बड़ा बिजनेसमैन था और उस वक्त अपनी महंगी गाड़ी में बैठकर एक मीटिंग के लिए जा रहा था। लेकिन जब उसकी गाड़ी की खिड़की पर भीखू भीख मांगने के लिए आया तो बाकियों की तरह उसने भीखू को हड़काया नहीं, बल्कि गाड़ी से बाहर आकर भीखू से बड़े ही सुलझे अंदाज में बोला, हाँ भाई, तुम्हें मैं पैसे भी दे सकता हूँ, खाना भी खिला सकता हूँ, और पहनने को कपड़े भी दे सकता हूँ, वो भी अभी के अभी। लेकिन एक समस्या है। कैसी समस्या साहब? देखो भाई, मैं हूँ एक कारोबारी, जात से भी और काम से भी। तो मेरी जिंदगी का एक उसूल है कि मैं कभी भी किसी को भी कोई चीज मुफ्त में नहीं देता, भीख भी नहीं। साहब पर मैं गरीब आपको क्या दे सकता हूँ? अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं ऐसे भीख थोड़े ही ना मांगता। वो तुम देखो भाई, मैं यहाँ अगले 5 मिनट तक खड़ा हूँ। तुम जो चाहो मेरे लिए ले आओ, और बदले में मैं तुम्हें पैसे, खाना और पहनने को कपड़े भी दिला दूंगा। पर याद रहे, तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट ही हैं। राजेश के ऐसा कहते ही भीखू अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगा। उसने आसपास नजर घुमाकर देखा तो उसे एक गुलाब का पौधा नजर आया, जो ढेर सारे लाल गुलाबों से भरा हुआ था। उस पौधे को देखकर भीखू को कुछ सूझा और वो अपनी बैसाखी के सहारे लंगड़ाते हुए उस पौधे के पास गया। उसने अच्छे से देखभाल कर उस पौधे का सबसे बड़ा और सबसे सुंदर फूल तोड़ा और उसे लाकर राजेश को देते हुए बोला, लीजिए साहब, यही दे सकता हूँ मैं आपको। बहुत बढ़िया, ये वाकई बहुत सुंदर है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर
कहकर राजेश ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उन्हें भीखू के हाथों में रखते हुए बोला, मुझे लगता है इतने से तुम खाना और कपड़े दोनों खरीद सकते हो। जो अभी भीखू के साथ हुआ था वो उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। उस दिन भीखू और तीनों बच्चों ने पहली बार छक्के खाया। बच्चे बहुत खुश थे, लेकिन भीखू किसी सोच में डूबा हुआ था। क्या हुआ भैया, खाओ ना। कुछ सोच रहा हूँ राजू, अब तू खाना खा। उस दिन जो कुछ हुआ उसने भीखू के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। असल में भीखू को पहली बार ये एहसास हुआ था कि जिंदगी में जरूरत से ज्यादा भी हासिल किया जा सकता है। अगले ही दिन सुबह सुबह भीखू एक सरकारी बगीचे में गया और उसने ढेर सारे फूल तोड़कर अपने झोले में रख लिए। फिर उन फूलों को लेकर वो उस चौराहे पर गया जहाँ हर रोज भीख मांगने के लिए खड़ा होता था। लेकिन इस बार उसने किसी से भीख नहीं मांगी, बल्कि सबको आगे बढ़कर सुंदर फूल देने लगा। उसके ऐसा करने से लोग बड़े खुश हुए। जो लोग पहले उसे डांट कर झिड़क देते थे, वो अब उसे देखकर खुश हो रहे थे और उसे कुछ न कुछ पैसे भी जरूर दे रहे थे। उस दिन भी भीखू और तीनों बच्चों ने पेट भर कर खाया और फिर, भैया ये कमाल कैसे हो गया, इतना सारा खाना। भीखू के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ था वो सब भीखू ने बच्चों को कह सुनाया। और फिर अगले दिन से ही भीखू के साथ साथ तीनों बच्चे भी अपने साथ ढेर सारे फूल तोड़ कर ले जाने लगे और लोगों को बांटने लगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि बच्चों के साथ भी ठीक वैसा ही हुआ जैसा कि भीखू के साथ हुआ था। कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीत गए, लेकिन फिर, अरे तुम तीनों इतने कम फूल क्यों लाए हो, इतने से क्या होगा। भैया वो आज बगीचे के गार्ड ने हमें फूल तोड़ते देख लिया, डंडा लेकर हमारे पीछे दौड़ गया था। बड़ी मुश्किल से बचकर भागे हम। वो तो शुक्र करो कि इतने फूल तोड़कर पहले ही झोले में डाल लिए थे, लेकिन अब लगता है कि कल से उस बगीचे में नहीं जा पाएंगे। वो गार्ड हमें फूल नहीं तोड़ने देगा। अच्छा, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई। चलो कोई नहीं, कल का कल देखेंगे, फिलहाल आज तो काम पर चलें। ये सच था, लोगों को फूल बांटकर उनसे भीख लेना अब भीखू और इन बच्चों का काम बन गया था। लेकिन अब ये इतना आसान नहीं था। उस दिन जितने भी फूल थे उन्हें लेकर भीखू फिर से चौराहे पर गया। वो जाकर खड़ा ही हुआ था कि तभी वहाँ एक गाड़ी आकर रुकी। भीखू उस गाड़ी को देखते ही पहचान गया, क्योंकि वो गाड़ी राजेश की थी। साहब साहब, ये लीजिए साहब, ये आपके लिए। शुक्रिया दोस्त। दोस्त? आपने मुझे दोस्त कहा साहब? हाँ, क्योंकि अब तुम भी मेरी तरह ही कारोबारी हो गए हो। तुम्हारे बारे में सुना मैंने, यहाँ सब तुम्हारी ही बात करते हैं, तुम्हें फूलों वाला भिखारी कहकर बुलाते हैं और कई लोग तो तुम्हारा इंतजार भी करते हैं। लेकिन अभी भी बस एक दिक्कत है कि लोग तुम्हें अब भी भिखारी ही मानते हैं। ये मुझे अच्छा नहीं लगा। इतना कहकर राजेश ने फिर से भीखू के हाथ में कुछ पैसे रखे और वहाँ से चला गया। उसके जाते ही भीखू एक बार फिर सोच में पड़ गया। एक बार फिर राजेश ने भीखू को नई दिशा दी थी। राजेश से मिले पैसों को लेकर भीखू फौरन वापस अपनी झोपड़ी में गया, जहाँ तीनों बच्चे उसका इंतजार कर रहे थे। भैया अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, ये मन्नू जिद कर रहा है कि आज पाव भाजी खाएगा और मैं बोल रहा हूँ कि आज छोले भटूरे खाते हैं ना। नहीं, खाना मैं लेकर आया हूँ, हम वही खाएंगे और अब से पैसे बचा कर रखेंगे। पर वो क्यों भैया, हमें पैसे बचाकर क्या करना है? फूल उगाने हैं। भीखू की कही बात को समझने में बच्चों को जरा भी देर नहीं लगी। उन सबके पास जितने भी पैसे थे उन सब से उन्होंने ढेर सारे पौधे खरीदे और फिर उन्होंने हाईवे के किनारे की सरकारी जमीन में रोप दिया। फिर सभी मिलकर उन पौधों की बहुत अच्छे से देखभाल करने लगे। कुछ ही हफ्तों में वो सभी पौधे सुंदर और रंग बिरंगे फूलों से भर गए। देखो भैया, अब कितने सारे फूल हैं हमारे पास। अब हम फिर से एक साथ भीख मांगने जा सकते हैं। नहीं, हम जाएंगे तो जरूर, लेकिन भीख मांगने नहीं बल्कि कारोबार करने। क्या मतलब भैया? भीख मांगने से बेहतर है कि हम इन फूलों को बेचकर पैसे कमाएं और फिर जो पैसे मिले उनसे और पौधे लगाएं, फिर और ज्यादा कमाएं। आखिर कब तक भिखारी ही रहेंगे? क्यों, सही कहा ना मैंने? भीखू ने आज कुछ ऐसा कहा था जिसे सुनकर तीनों बच्चों को बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि अब वाकई उन्हें जो भविष्य दिख रहा था वो एक भिखारी होने से कहीं बेहतर था। भीखू भी तैयार था फूलों वाले भिखारी से फूलों वाला कारोबारी। हेलो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।